हेलो दोस्तों, एसके एजुकेशन माइंड चैनल में आपका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए मैं मंथली करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आया हूँ। ये करंट अफेयर्स जनवरी 2025 की कंप्लीट है। ये हैंड रिटर्न्स लिखे हुए नोट्स करंट अफेयर्स हैं जो आपके 2025 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। देख सकते हैं करंट अफेयर्स मंथली है, जनवरी 2025 के लिए है। जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स है ये। बेन गुरियन नहर परियोजना क्या है? इजराइल द्वारा सुएज नहर के विकल्प के रूप में बेन गुरियन नहर बनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा है ये? इजराइल के द्वारा है। कहाँ? सुएज नहर के पास। उसके एक विकल्प के रूप में इस नहर को बनाने की घोषणा की है। परियोजना का नाम इजराइल के संस्थापक डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया है। इजराइल के जो संस्थापक हैं उन्हीं के नाम पे इस नहर का भी नाम रखा गया है, बेन गुरियन। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा ये जगह कहाँ पे है। भूमध्य सागर और लाल सागर से इस बेन गुरियन जो नहर है ना, वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगा। इजराइल के नेगेवा रेगिस्तान, इजराइल के रेगिस्तान के माध्यम से अकाबा की खाड़ी से भूमध्य सागर तक नहर का निर्माण किया जाएगा। ये अपना सुएज नहर हो जाएगा, ये सुएज नहर हो जाएगा अपना। और इस जगह, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इस जगह बेन गुरियन नहर का निर्माण इजराइल द्वारा किया जाएगा। ये अपना लाल सागर हो जाएगा और ये भूमध्य सागर है आपका। ये इजराइल के नेगेवा रेगिस्तान के माध्यम से अकाबा की खाड़ी से भूमध्य सागर तक नहर का निर्माण किया जाएगा। ये ध्यान रखने वाले पॉइंट है कि नेगेवा रेगिस्तान, ये पूछा जा सकता है कि नेगेवा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चीन की विशाल बांध परियोजना, चीन द्वारा तिब्बत की सबसे लंबी नहर यार्लुंग सांगपो पर बनाया जा रहा है। ये भारत व बांग्लादेश को प्रभावित करेगा क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही इसका निर्माण किया जा रहा है। ये नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। सबसे पहले मैं आपको इसका मैप दिखा देता हूँ बेन गुरियन के लिए। जो मैप है मेरे पास, ये देखिए, ये है मैप। आप देख सकते हैं कि ये सुएज नहर है, ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है। तो इजराइल, ये इजराइल हो गया। ये अपने इस जगह से, यहाँ से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगा, जिसे बेन गुरियन नहर का नाम दिया गया है। देख सकते हैं। और यहीं पे नेगेवा रेगिस्तान भी यहीं पे स्थित है, इजराइल के क्षेत्र में। आइए हम टॉपिक पर आते हैं। चीन की विशाल बांध परियोजना, चीन द्वारा तिब्बत की सबसे लंबी नदी यार्लुंग सांगपो, यानी कि भारत में कहें तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर वो बांध बनाया जा रहा है। भारत व बांग्लादेश से प्रभावित होंगे। ये नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये। बैंक नेट पोर्टल, ये केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक ई नीलामी पोर्टल है ये, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा ई नीलामी के लिए रखी जाएगी जानकारियाँ। इसमें नीलामी से पहले व बाद की पूरी जानकारी, पूरा प्रोसेस कैसे नीलामी की जाएगी, इस पोर्टल के द्वारा इसको किया जाएगा। तो बैंक नेट पोर्टल क्या है? ये ई नीलामी से जुड़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये नीलामी की जाएगी। और कौन इसमें शामिल है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इसमें शामिल है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इसे हेनले एंड पार्टनर्स, यानी कि एनजीओ है, द्वारा जारी किया जाता है। ये मासिक रूप से अपडेट किया जाने वाला एक पासपोर्ट इंडेक्स है। इसमें टोटल 106 देश हैं। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत का स्थान इसमें 85 है, जो पिछली बार 83 था। 57 देशों में भारत का जो पासपोर्ट है, या भारत का जो इसमें वो क्या कह सकते हैं कि आपका जो छूट है, स्वतंत्रता है, वो 57 देशों में है। नेक्स्ट, ये वो रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो अभी मैं चाइना के बारे में आपको बता रहा था। तो इसकी सहायक नदियों को आप देख लेंगे कि कौन कौन सी हैं, लेफ़्ट और राइट की कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो ये देखिए, सियांग है, दिबांग है, लोहित है, ये ब्राह्मणीसारी है, दकाऊ है, धनसिरी है, कपिली है। इधर ऊपर हो गया आपकी सुबनसिरी है, मानस है, संकोच है, तिस्ता है। ये आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई। कुछ शब्द जो चर्चा में रहते हैं, ये उत्तर भारत में चल रही ठंडी हवाओं के लिए अलग अलग नाम इसको दिए गए थे। ये अभी इसी बार के हैं ये। सबसे पहले कोल्ड डे, जब लगातार 2 दिनों तक, ध्यान देंगे, जब लगातार 2 दिनों तक किसी स्थान का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम, या जबकि अधिकतम तापमान या दिन का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री तक कम रहेगा, तो उसे कोल्ड डे घोषित किया जाएगा।
फिर से एक बार देखें, जब लगातार 2 दिनों तक किसी स्थान का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम जबकि अधिकतम तापमान या दिन का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री से कम रहेगा तो उसे कोल्ड डे घोषित किया जाएगा। कोल्ड स्पेल ठंड के मौसम की अवधि के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है। यानी कोल्ड स्पेल कब किया जाएगा? जब ये सामान्य स्थिति होती है, जब कोल्ड के मौसम की अवधि के लिए जब प्रयुक्त किया जाता है तो उसे कोल्ड स्पेल कहा जाता है। सेवरल कोल्ड डे ये तब कब कहा जाएगा? जब 10 डिग्री सेल्सियस से कम न्यूनतम तापमान के साथ किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 10 डिग्री से कम न्यूनतम तापमान के साथ किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री से अधिक या नीचे होगा, अधिक नीचे होगा तो इसे सेवरल कोल्ड डे कहा जाएगा। कोल्ड वेव जब किसी स्थान पर न्यूनतम तापमान या रात्रि का जो तापमान है सामान्य से न्यूनतम 4.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा तो उसे कोल्ड वेव घोषित किया जाएगा। सेवरल कोल्ड डे जब 6 सामान्य तापमान से 6.5 डिग्री नीचे होगा, अधिक नीचे होगा, तब उसे सेवर कोल्ड डे घोषित किया जाएगा। और कोल्ड वेव जब किसी स्थान पर न्यूनतम तापमान या रात्रि का तापमान सामान्य से न्यूनतम 4.4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा तो उसे कोल्ड वेव घोषित किया जाएगा। कोल्ड स्नैप तापमान में अचानक आई गिरावट को कोल्ड स्नैप कहा जाएगा। स्नैप से ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब स्लैप एकदम से चाटा लगेगा तो इस तरीके से कोल्ड स्नैप तापमान में अचानक आई गिरावट को संदर्भित करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष तमिलनाडु से प्राप्त हुए हैं। ये देखते हैं कौन से अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। स्थान, सबसे पहले स्थान याद रखने के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सिवन गलाई आदिचनलूर और तमिरापरानी नदी पर खुदाई करके सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। नाम थोड़े अजीब से हैं लेकिन एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। एज्यूम ही तो करना होता है ऑप्शन में। सिवनगलाई आदिचनलूर और तमिरापरानी नदी पर खुदाई करने पर ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? तमिलनाडु में हुए हैं। 140 पुरातात्विक स्थलों पर भित्ति चित्र की प्राप्ति की गई है। यहाँ भित्ति चित्र भी प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट, थोक मूल्य सूचकांक बनाम उत्पादक मूल्य सूचकांक होलसेल एंड प्रोड्यूसर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। इस चीज़ के लिए 18 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित, ये ध्यान रखेंगे कि WPI के आधार वर्ष को संशोधित करना तथा उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI पर स्विच करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। यानी कि WPI को अब PPI यानी कि उत्पादक मूल्य सूचकांक पर शिफ्ट किया जाएगा। क्यों शिफ्ट किया जाएगा ये भी बताया जाएगा, देखते हैं आगे। पहले देखते हैं कि WPI होता क्या है। WPI थोक में बेची गई व व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। क्या है इसमें? थोक में बेची गई व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। इसमें सेवाएं शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। गणना आर्थिक सलाहकार कार्यालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। WPI में 3 घटक शामिल हैं: विनिर्मित उत्पाद, प्राथमिक उत्पाद और ईंधन बिजली इसमें शामिल है। PPI घरेलू उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए प्राप्त कीमतों में समय के साथ और परिवर्तन का मापन किया जाएगा। गणना के 2 तरीके हैं, जब उत्पादित माल बिक्री के लिए जाता है या जब कच्चा माल उत्पादन की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तब इसकी गणना की जाती है। जब उत्पादन के लिए माल जाएगा या कच्चे माल उत्पादन की प्रक्रिया में प्रवेश करेगा तब इसकी गणना की जाएगी। अधिकांश देशों द्वारा इसकी गणना की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि PPI का अधिकांश देशों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, तो हम भी WPI से PPI पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? उसके कुछ कारण दिए हुए हैं। क्योंकि WPI में आम जनता के स्तर पर मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है। जो आम लोग हैं जैसे हम आप हो गए, तो इस स्तर पर मुद्रास्फीति की गणना नहीं की जाती है। WPI में सेवा क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें सेवा क्षेत्र की गणना नहीं की जाती है, जो कि GDP का 55% है। देखिए कितना ज़्यादा है, और फिर भी इसकी गणना नहीं की जाती है। सेवा क्षेत्र की गणना नहीं की जाती जो GDP का 55% है। एक ही उत्पाद की दोहरी गणना की जाती है। WPI में एक ही उत्पाद की दोहरी गणना की जाती है, जिसके कारण ये थोड़ा जटिल हो जाता है। इसलिए हम PPI पे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। इसके लिए कमेटी बिठाई गई है। रैबिट फीवर हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि ये अमेरिका में वहाँ पाया गया है। कारण फ्रांसिलेरा और टुलारेंसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ये होता है। सीधे पूछा जा सकता है कि रैबिट फीवर किससे संबंधित है? तो ये एक बीमारी है जो फ्रांसिलेरा टुलारेंसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। जानवरों से मनुष्य में प्रसारित व दूषित पानी किससे होता है? तो जानवरों से मनुष्य में प्रसारित दूषित पानी से,
खाद्य पदार्थ के सेवन से, यानी गलत खाद्य पदार्थ के सेवन से भी ये बीमारी हो सकती है। ये मानव से मानव में प्रसारित नहीं होती, ये ध्यान रखना, वरना सीधे सीधे पूछ सकता है कि ये बीमारी मानव से मानव में प्रसारित होती है। नहीं, ये मानव से मानव में प्रसारित नहीं होती है। स्टेलेरिया बेंगलेसिस, ये क्या है? स्टेलेरिया बेंगलेसिस ये पौधे की एक नई प्रजाति है। कहाँ पाया जाता है? हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। ये ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इस बार 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिले थे, पूछ लिया था ये किस, मतलब 3-4 नाम दे दिए थे, शायद तितली से रिलेटेड कुछ नाम थे, तो उनके बारे में पूछ लिया गया था, तो आपको इनके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तंबाकू बोर्ड, पिछले 5 वर्षों में तंबाकू किसानों की आय दोगुनी हुई। वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है तंबाकू बोर्ड। तंबाकू बोर्ड एक्ट 1975 द्वारा 1976 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय इसका गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। क्या स्थिति है भारत की? भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। तंबाकू के मामले में चीन पहले स्थान पे और भारत दूसरे स्थान पर है। राज्य गुजरात नंबर 1 पे 46% उत्पादकता के हिसाब से, आंध्र प्रदेश 22% और यूपी 15%, कर्नाटक 18%। टॉप 3 याद रखें कि कहाँ ये भी ध्यान रखें कहाँ होता है, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, यूपी, कर्नाटक में होता है। नंबर 1 पे यहाँ गुजरात हो जाएगा। गोमती रिवर, ये गंगा की है, सहायक रिवर है, ये यूपी से संबंधित है। इसके पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए एक नया टास्क फोर्स गठन किया गया है। जैसे पिछली बार यूपीएससी प्रीलिम्स में उसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली थी गंगा की सहायक नदियों की कि कौन कौन सी लगेंगी, रामगंगा, गोमती, इन सब की क्रोनोलॉजी पूछ ली गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किसके लिए टास्क फोर्स गठित की गई है। गोमती रिवर के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गंगा नदी की सहायक रिवर गोमती ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमती ताल से गोमती रिवर निकलती है, जिसे फुलहार झील भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या कहा जाता है? फुलहार झील भी कहा जाता है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सई नदी है, चोका नदी है, कठिना नदी है और सरयू नदी है। लीड्स रिपोर्ट 2024 केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा इसका 6वां संस्करण जारी किया गया है। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है जो हर साल प्रकाशित की जाती है। लीड्स की अवधारणा वर्ष 2018 में विश्व बैंक द्वारा LPI लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज पर किया गया है। किसकी तर्ज पर? विश्व बैंक की LPI के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज पर 2018 में इसको शुरू किया गया। कार्य क्या है इसका? अंतर्राज्यीय उद्देश्य कार्य क्या है इसके? अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। उद्देश्य सुधारों की पहचान करने, निवेश आकर्षित करने और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। क्या मूल्यांकन करना है? लिथियम आयन बैटरी, इस पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, न्यूज में इसलिए थी ये। सबसे बड़ा भंडार कहाँ लिथियम का पाया जाता है? तो बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली व अमेरिका देशों में इसके भंडार पाए जाते हैं। लिथियम ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा। ये अपना बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया में पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने मैप बना रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं। वर्ष 2023 में जम्मू कश्मीर में भी लिथियम के भंडार पाए गए थे। पार्थ सारथी पेरुमल मंदिर, पार्थ सारथी पेरुमल मंदिर अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण की भूमिका के बारे में इसमें बताया गया है। चेन्नई के तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो चेन्नई के तमिलनाडु में निर्मित ये हिंदू वैष्णव मंदिर है। नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में निर्मित किया गया। ये द्रविड़ वास्तुकला शैली में निर्मित है। आपको पता है कि साउथ के जितने भी मंदिर हैं लगभग सभी द्रविड़ वास्तुकला शैली में है, और ये अपना उत्तरी क्षेत्र में जितने बने मंदिर हैं ये सब नागा शैली में बने हुए हैं। पोलावरम परियोजना किससे संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश की एक बहुउद्देशीय परियोजना, सिंचाई परियोजना है। ये बांध गोदावरी रिवर पर है। सीधा पूछा जा सकता है पोलावरम परियोजना किस रिवर पे बना हुआ है? तो ये गोदावरी रिवर पे बना हुआ है। ये 1978 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक समझौता है। वन लाइनर न्यूज़ देखते हैं क्या है। चर्चा में प्लास की बिल्ली चर्चा में रही है। कहाँ से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश में देखा गया है इसे। प्लास की बिल्ली को कहाँ देखा? हिमाचल प्रदेश में देखा गया। चर्चा में रहे सेंदूरनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। नीदरलैंड से लाए गए 2 लाल पांडा का क्या नाम रखा गया है? तो एक का नाम विशाल और दूसरे का नाम कोसी रखा गया है। आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि NSO के द्वारा कितनी दर्ज की गई है? 6.4% बताई गई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की वास्तविक GDP दर NSO के द्वारा 6.4% बताई गई है।
हाइपरसोनिक मिसाइल भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता है जिससे किया गया है। ये भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर मनमोहन सिंह रखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जा रहा है। भारत जलवायु फोरम 2025 ये पहली बार किया गया है। ये केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 3 संस्थाएं काम कर रही हैं, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग और ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संयुक्त रूप से नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस प्रकार का पहला आयोजन है। इसमें कई अन्य केंद्रीय मंत्रालय भी शामिल हैं। उद्देश्य सतत आर्थिक विकास और नवाचार। क्या उद्देश्य है इसके? सतत आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण में तेजी लाने के लिए मुद्दों पर चर्चा करना। ये कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया और पहली बार इसे किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा दिसंबर 2024 तक किन क्षेत्रों में कितनी उत्पादकता होती है? बिजली के क्षेत्र में या नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बिजली उत्पादन 203.18 गीगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता है, जिसमें सौर ऊर्जा क्षमता 92.16 गीगावाट है, पवन ऊर्जा 47.72 गीगावाट है, बड़ी जल विद्युत क्षमता 46.93 गीगावाट है। छोटी जल विद्युत परियोजना इसकी क्षमता है 5.07 गीगावाट। बायोमास इसकी ऊर्जा क्षमता है 11.32 गीगावाट। परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? 8.18 गीगावाट है। साइक्लोपियन दीवार ये हमारे बिहार के नालंदा जिले में पाया गया है। इस पे इसरो काम कर रहा है। अन्य नाम ग्रेट वॉल ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि ग्रेट वॉल ऑफ बिहार किसे कहते हैं? तो साइक्लोपियन दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ बिहार कहा जाता है। ये 40 किलोमीटर लंबी है। इसरो इसका 3D सर्वेक्षण करेगा। लगभग 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व मध्य निर्मित किया गया है। साइक्लोपियन वास्तुकला शैली क्या है? इस शैली में विशाल बिना तरासे पत्थरों को एक साथ जोड़कर मोर्टार के बिना दीवार का निर्माण किया जाएगा। साइक्लोपियन वास्तुकला शैली क्या है? ये एक बिना तरासे हुए पत्थर को एक साथ जोड़कर बिना मोर्टार के दीवार बनाया जाता है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 लंदन स्थित क्यूकेरेली साइमंड्स QS द्वारा इसे पहली बार जारी किया गया है। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार की बढ़ती मांगों के अनुरूप देशों की तैयारी का मूल्यांकन करना। कौशलता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न करना, इस तरीके की व्यवस्था इसमें की जाएगी। इसमें भारत को 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। सोनमर्ग सुरंग परियोजना अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया है। ये जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। अन्य नाम इसका जेड मोड़ सुरंग है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जेड मोड़ सुरंग किसको कहा जाता है? तो सोनमर्ग सुरंग को कहा जाता है। लंबाई 12 किलोमीटर, लगभग 2700, लागत कितनी है? 2700 करोड़ है इसकी लागत आई है। समुद्र तल से 8650 फीट की ऊंचाई पर है। नई ऑस्ट्रिया सुरंग निर्माण विधि का उपयोग किया गया है। तो पूछ सकता है ये सुरंग को किस नई तकनीक के द्वारा बनाया गया है? तो नई ऑस्ट्रेलिया सुरंग निर्माण विधि के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये श्रीनगर और सोनमर्ग को जोड़ेगा। डेविल स्ट्राइक अभ्यास भारतीय थल सेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। ये ध्यान रखेंगे आप कि ये भारतीय ही थल सेना और वायुसेना दोनों का संयुक्त अभ्यास है। डेविल स्ट्राइक नाम से थोड़ा लग सकता है कि हो सकता है बाहर का कहीं हो, लेकिन ये भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है ताकि इनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे। न्यूज़ अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। जैसे मिलेट ईयर किसे घोषित किया गया था? मोटा अनाज, तो 2023 को घोषित किया गया था। तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम, इसका नाम भार्गवास्त्र रखा गया है। भारत का जो पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल यानी छोटा सूक्ष्म जो मिसाइल सिस्टम है उसका नाम भार्गवास्त्र रखा गया है। भार्गवास्त्र ये एक ड्रोन है। ये ड्रोन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए, ये भार्गवास्त्र जो ड्रोन जैसे खतरे हैं उनसे निपटने के लिए इसे बनाया गया है। बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये 6 किलोमीटर दूर तक छोटे ड्रोन भेजने में सक्षम होगा। तो भार्गवास्त्र किसके लिए बनाया गया? ड्रोन जैसे खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है। जैसे अभी रूस में ड्रोन से हमला किया गया था, कई जगह इजराइल में हुए हैं, तो इस तरीके से खतरे से निपटने के लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसे माइक्रो मिसाइल सिस्टम कहा गया है।
इसका नाम भागवास्त्र रखा गया है। ब्लड मनी, ब्लड मनी या दिया, इसका अन्य नाम दिया का उल्लेख इस्लामी शरिया कानून में है। अभी यमन में एक डॉक्टर नर्स, भारतीय डॉक्टर नर्स पे उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है कि उन्होंने किसी की जान ली है, तो इसलिए उन पे इस तरीके उनके ही संदर्भ में शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है ब्लड मनी का। इसके अपराधी को पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को एक निश्चित मात्रा में मूल्यवान संपत्ति या मुद्रा का भुगतान करना होता है, या बेसिकली ये कहें कि जो पीड़िता है यानी जिसकी कैजुअलिटी हुई है उसकी फैमिली को ये रकम दी जाती है ताकि इन्हें माफ़ किया जा सके। इंडिया में इस शब्द को प्ली बार्गेनिंग कहते हैं कि हाँ भाई आपसी समझौता कर लेते हैं, हालांकि लगभग कॉन्सेप्ट सेम है, प्रॉपर नहीं है, तो ये दिया जाता है। लेकिन ये कब दिया जाएगा? जब मुख्यतः अनजाने में, जब ऐसी घटना या हादसे अनजाने में या गैर इरादतन हत्या के मामले में ये अपनाई जाती है ब्लड मनी को। उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास। लद्दाख पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई है। उल्लास के तहत नव साक्षरता कार्यक्रम में लद्दाख पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित की गई है। ये उपलब्धि प्राप्त करने वाला लद्दाख भारत का पहला देश है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। योजना की अवधि 5 वर्षों के लिए है, 2022 से 27 तक। भारतीय सतत प्राकृतिक रबर ISNR भारतीय रबर उत्पादन को भारतीय यूरोपीय संघ वन विनाश विनियमन EUDR, यानी जो यूरोपीय संघ में जो विनियमित करता है इसे EUDR मानकों के अनुरूप बनाना। क्या उद्देश्य है इसका? भारतीय रबर उत्पादन को यूरोपीय संघ वन विनाश विनियमन EUDR मानकों के अनुरूप बनाना तथा ट्रेसिबिलिटी प्रमाणन लागू करना है। INR को नेक्ट वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर इसको देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता में सुधार के लिए उपयुक्त रबर बागानों के मालिकों को अपनाने वालों के साथ जोड़ना है। यानी उत्पादन में सुधार के लिए उपयुक्त रबर बनाने वाले मालिकों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। थाईलैंड, इंडोनेशिया के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरा बड़ा उत्पादक देश भारत है रबड़ के मामले में। तीसरा बड़ा देश भारत है रबड़ के मामले में, थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाद। भारत में क्या स्थिति है? भारत में केरल 90% तक का योगदान करता है, सबसे ज़्यादा केरल इसमें योगदान करता है। अन्य राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, मेघालय हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं कि रबड़ का उत्पादन किन किन राज्यों में किया जाता है, तो हम ज़्यादातर ध्यान साउथ में ही रखते हैं कि केरल हो सकता है, तमिलनाडु, कर्नाटक ही नहीं हो सकता, लेकिन ये त्रिपुरा, असम और मेघालय में भी इसका उत्पादन किया जाता है। बच्चों के भविष्य के संबंध में रिपोर्ट यूनिसेफ, बच्चों से जुड़ी चिंताओं पर विचार करना, उनमें क्या समस्याएं हैं, देखरेख यूनिसेफ द्वारा ही किया जाता है। बच्चों के भविष्य के संबंध में रिपोर्ट वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 ये प्रस्तुत किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। रिपोर्ट में साइबर क्षेत्र में बढ़ती जटिलताओं के लिए इसको जारी किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार किसको दिया गया है? बिल और मेलिंडा गेट्स और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा इसे जारी किया गया है। दो संस्थाएं हैं इसमें, बिल और मेलिंडा गेट्स, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा इसे जारी किया गया। इस पुरस्कार को भारत की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया गया है। भारत की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को, उर्वशी रौटेला नहीं, उर्वशी सिन्हा को क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना जिन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीक, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन में योगदान दिया है। अभी मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग ईयर के रूप में 2025 को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और यहाँ भारत की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को इस क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कूका शहीद दिवस 17 जनवरी 2025 को पंजाब के मलेरकोटला में नामधारी शहीद स्मारक पर कूका शहीद दिवस का आयोजन किया गया है। नाम ध्यान रखेंगे, नामधारी शहीद स्मारक पर कूका शहीद दिवस का आयोजन किया गया है। 1872 में कूका नाम से प्रसिद्ध 66 नामधारी सिखों को शहादत देनी पड़ी। इन्होंने गोहत्या प्रतिबंध के लिए आंदोलन शुरू किया। था, लेकिन इनके बिहार पे इनको उस समय की सरकार के द्वारा 66 नामधारी सिखों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। नामधारी संप्रदाय ये 12 अप्रैल 1957 को लुधियाना में स्थापित किया गया। संस्थापक राम सिंह कूका,
इसके संस्थापक है राम सिंह कूका। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1857 को किया गया। कूका का अर्थ है चीखना और रोना, चीखना या रोना, लेकिन यहाँ चीखने का अर्थ है कि अपनी आवाज़ को बुलंद रूप में सामने वाले के सामने प्रस्तुत करना। हट्टी जनजाति और बोडा त्योहार हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की जनजाति है। ये हट्टी जनजाति कहाँ? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जनजाति है। हट्टी नामकरण कस्बों में हाट नाम के छोटे बाजार में घरेलू फल, सब्जी, मांस, ऊन बेचने का पारंपरिक कार्य करने वालों को हट्टी कहा गया। इसी से हट्टी समुदाय का जन्म हुआ। हट्टी जनजाति द्वारा माघ महीने में बोडा त्योहार मनाया जाता है। तो बोडा त्योहार किससे जुड़ा हुआ है? हट्टी से जुड़ा हुआ है। हट्टी समुदाय कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में पाए जाते हैं। हट्टी नाम कैसे पड़ा? तो ये जो हाट नाम के स्थान पर जो मार्केटिंग करते हैं, बेचते हैं अपने सामान को, तो वहाँ से इनका नाम हट्टी पड़ गया। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभावक संग्रहालय, विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा गुजरात में, कहाँ? गुजरात में महेसाणा जिले में स्थित वाडनगर में खोला गया है। राष्ट्रीय सूचना ग्रिड एवं अपराध नियंत्रण, नेशनल इंटेलिजेंट ग्रिड एंड क्राइम कंट्रोल, नेट ग्रिड, न्यूज़ में क्यों है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के कारण पुलिस को अपराध एवं अंकुश लगाने के लिए नेट ग्रिड का उपयोग करने का अधिकार दे दिया गया। हालांकि ये डायरेक्ट पुलिस को अधिकार नहीं है, लेकिन इस दिल्ली पुलिस को इस संदर्भ में विशेष अधिकार दिया गया है ताकि वो दिल्ली में हो रहे आपराधिक घटनाओं को रोक सके। महत्वपूर्ण फॉर यूपीएससी, क्यों है महत्वपूर्ण यूपीएससी के लिए? क्योंकि वर्ष 2008 में मुंबई 26/11 की जो घटना हुई थी, हमले के बाद 2009 में इसकी स्थापना की गई। सूचनाओं का एक डेटाबेस होता है इनके पास, जिसमें 24 से अधिक सूचना डाटा समूह शामिल है। 21 से अधिक एजेंसियाँ इसमें शामिल हैं जो एक डाटा को एकत्र करती हैं। उद्देश्य विभिन्न राज्यों की पुलिस के माध्यम से समन्वय एवं आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी साझा करना इसका काम है। मुख्यतः इसका यूज जिला स्तर के पुलिस ही करते हैं। आप ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि मुख्यतः इसका यूज जिला स्तर के पुलिस द्वारा ही किया जाता है। नाइजीरिया ब्रिक्स का नौवां भागीदार पार्टनर देश बना है। सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ये केवल भागीदार है। 3 तरह के सदस्य इसमें होते हैं। पहला ऑब्जर्वर जो देखरेख करता है, पार्टनर भागीदार, और तीसरा मेंबर सदस्य। 3 तरीके के होते हैं। तो नाइजीरिया यहाँ पार्टनर के रूप में 9वां देश के रूप में शामिल हुआ है। इसमें 5 के बजाय अब 10 देश शामिल हो गए हैं। ब्रिक्स में 5 देश अभी शामिल हुए हैं, 2024 से उन्हें शामिल किया गया था। 5 नए सदस्य मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई शामिल है। ये ध्यान रखना आपको कि कौन कौन से देश शामिल है इसमें। तो ये 5 देश शामिल है, मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। वर्ष 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 2024 से ये 5 देश सम्मिलित हैं। भारत रणभूमि दर्शन रक्षा और पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी एक ऐप है। यह भारत के महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। भारत के नागरिकों को सशस्त्र बलों के वीरतापूर्ण इतिहास से जोड़ते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्यटन कस्बों में बदलना है, ताकि इसे इनको एज ए टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जा सके। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है? 2026 को किसके साथ मिलकर पर्यटन और एआई को मिलाकर दोहरा वर्ष घोषित किया है? तो स्पेन के साथ घोषित किया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? पहले फिलीपींस से चल रही थी, अब इंडोनेशिया के साथ बात हो रही है। भारत ब्राज़ील ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए निर्यात के लिए किस देश के साथ? तो इंडोनेशिया के साथ चल रही है। समलैंगिक विवाह, ये काफ़ी सुर्खियों में है 2-3 सालों से। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। एशिया में नेपाल व ताइवान के बाद थाईलैंड तीसरा देश है। ऑपरेशन सर्द हवा, ये बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है। ये बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। ये राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे शुरू किया जा रहा है। प्रलय मिसाइल एवं संजय निगरानी प्रणाली, प्रलय मिसाइल डीआरडीओ भारत की पहली स्वदेशी, डीआरडीओ द्वारा इसको बनाया गया है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कम दूरी की अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सी मिसाइल है ये? अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सतह से सतह में टारगेट को हिट करती है। इसकी मारक क्षमता
400 किलोमीटर, इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर, 500 से 1000 किलोग्राम का भार यानी पेलोड लेके जा सकती है ये। संजय प्रणाली सिस्टम इसी डिफेंस के तहत ही इस सिस्टम को भी बनाया गया है। भारतीय सेना एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। स्वचालित निगरानी प्रणाली है यानी ऑटोमेटिक निगरानी प्रणाली है ये। सभी ज़मीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र यानी ज़मीन के स्तर पे भी और वायु के एयर के स्तर पे भी क्षेत्रों में सेंसर से प्राप्त इनपुट को एकीकृत करती है और युद्ध क्षेत्र की एक सामान्य निगरानी तस्वीर तैयार करती है। 2025 से 3 चरणों में इसे शामिल किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा एंटीक्विटी ऑफ आयरन, ये आप ध्यान रखेंगे, पुस्तक का नाम एंटीक्विटी ऑफ आयरन का विमोचन किया गया है। क्यों किया गया है? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे की प्राचीनता को संदर्भित करने के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे युग की शुरुआत सर्वप्रथम आधुनिक तमिलनाडु अर्थात दक्षिण भारत में 5300 वर्ष पहले माना जा रहा है, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्थान शिवगलई अभी सिंधु सभ्यता के लिए भी आपने देखा कि वहाँ भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो स्थान शिवगलई से नमूने प्राप्त किए गए, सिंधु घाटी सभ्यता के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बुक का नाम याद रखेंगे, एंटीक्विटी ऑफ आयरन नामक पुस्तक। कहाँ? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। विश्व बैंक द्वारा भारत की वृद्धि का अनुमान, विश्व बैंक द्वारा भारत की वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है? वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 दोनों के लिए 6.7 की स्थिर दर बताई गई है विश्व बैंक द्वारा। 2025-26 और 26-27 के लिए कितनी? 6 और अपने भारत में इसके जीडीपी की वृद्धि दर एनएसओ के द्वारा, अभी मैंने बताया आपको 6.4% की वृद्धि दर बताई गई है एनएसओ के द्वारा। मेईगोंग महोत्सव मेघालय की पश्चिमी गारो पहाड़ियों में मनाया जाता है। कहाँ? मेघालय में मनाया जाने वाला कौन सी जनजाति? गारो जनजाति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है, मेईगोंग महोत्सव। मेईगोंग में से मेघालय और में से मेईगोंग, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। पल्लव कालीन ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के चिकबलापुर जिले के डिब्रू गांव में मिले हैं। पल्लव राजवंश, ध्यान रखना, कहाँ? कर्नाटक में मिले हैं, डिब्रू जिले में। पल्लव राजवंश के बारे में थोड़ा देख लेंगे। संस्थापक इसके सिंह विष्णु इसके संस्थापक है पल्लव वंश के। राजधानी इसका कांचीपुरम तमिलनाडु में है। पल्लव काल में शैव व विष्णु धर्म का उदय हुआ। पल्लव काल में शैव और विष्णु धर्म का उदय हुआ तथा जैन व बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। अंतिम राजा उपार्जित वर्मन है। ये देख सकते हैं कहाँ है पल्लव वंश, कहाँ है? पल्लव, चोल और ये सब इधर नीचे साउथ में ही है। तो ये देखिए, आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। ट्राइकोफाइटन टी, जिसे ट्राइकोफाइटन यानी टी इंडोटिनी इसका नाम है। ट्राइकोफाइटन टी इंडोटिनी इसका नाम है। भारत सहित 13 देशों द्वारा एक नई कवक प्रजाति, यानी क्या है ये? एक कवक प्रजाति है। ट्राइकोफाइटन टी इंडोटिनी क्या है? एक नई कवक प्रजाति है। इसका विरोध यानी आपत्ति इसको जताया जा रहा है भारत सहित 13 देशों द्वारा। क्यों? क्योंकि इसका नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है। इंडोटिनी के नाम पर रखना आपत्ति का आधार है। इस कवक प्रजाति के संक्रमण से त्वचा रोग होता है। वह आपको ये ध्यान रखना कि ये क्या है। तो ये एक कवक की नई प्रजाति है और विरोध क्यों हो रहा है इसका? क्योंकि ये किसी देश के नाम पर रखा जा रहा है, तो इसलिए बाकी देश इसका विरोध कर रहे हैं। बैंकिंग लोकपाल भारत सरकार द्वारा ग्राहकों की समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए आरबीआई द्वारा बनाया गया एक पद। 2016 में इसका आयोजन हुआ। 1995 से ही ये चल रहा है। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा मेनली ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए इसे नियुक्त किया गया है। मन्नान जनजाति मन्नान समुदाय के राजा और केरल के एकमात्र आदिवासी रमन रामजन्नान गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए। उनकी केरल के एक राजा हैं जो आदिवासी हैं, एकमात्र आदिवासी राजा हैं रमन राजमन्नान गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए। प्राचीन मूल निवास कहाँ है इनका? मदुरई यानी तमिलनाडु में इनका प्राचीन मूल निवास है। प्रमुख भाषाएं क्या है इनकी? तो तमिल है, मलयालम है, और ये इनकी जो व्यवस्था है वो राजतांत्रिक व्यवस्था अभी भी चली आ रही है। तो एकमात्र आदिवासी हैं जो परेड गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए। तो इनका नाम याद आपको रखना, मन्नान जनजाति। पूछ सकता है कि मन्नान जनजाति का संबंध किससे है? तो ये आप सीधे केरल से बता सकते हैं वर्तमान में, और इसका जो मूल अगर पूछे तो तमिलनाडु से। छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु के कर्नाटक के बेंगलुरु में मनाया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2017 में मनाया गया था। छठवां कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु में मनाया गया, जो कर्नाटक में है, और पहला अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2017 में मनाया गया।
बाजरा किससे संबंधित? ये घास परिवार से संबंधित है। शीर्ष उत्पादक राजस्थान है। उसके बाद यूपी है। चिनार वृक्षों की जियो टैगिंग। चिनार वृक्षों की जियो टैगिंग। जम्मू कश्मीर इन वृक्षों को संरक्षित कर रहा है। सीधे सीधे बन सकता है चिनार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। इन वृक्षों को संरक्षित करने के लिए उपाय कर रहा है। ये वृक्ष जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्यतः पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में मुख्यतः पाए जाते हैं। ये ईरान, तुर्की और मध्य एशिया के अन्य हिस्सों में भी पाए जाते हैं। ये पर्णपाती वृक्ष हैं। इनकी हाइट 25 से 30 मीटर होती है। पत्तियाँ चौड़ी होती है और नुकीली होती हैं। इसकी शायद फ़ोटो भी है, आप देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए, ये है चिनार वृक्ष। ये आप देख सकते हैं। चिनार वृक्ष है ये। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी यानी जीएसटी। जीएसटी वाला जीएसटी नहीं, टैक्स वाला नहीं, जीएसटी यानी ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। भारत विश्व स्तर पर ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के लिए वर्गीकरण को परिभाषित करने वाला पहला देश है। यानी कि भारत विश्व स्तर पर ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को अलग करेगा और इसे अलग किया है और परिभाषित भी किया है। जीएसटी एक ऐसा ढांचा है, यानी ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी एक ऐसा ढांचा जो कार्बन उत्सर्जन तीव्रता के आधार पर ग्रीन स्टील को परिभाषित करता है कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है। परिभाषा: प्रति टन तैयार स्टील में 2.2 टन CO2 इक्विवेलेंट से कम और CO2 समतुल्य उत्सर्जन तीव्रता वाला स्टील होना चाहिए। प्रति टन तैयार स्टील में 2.2 टन CO2 से कम CO2 समतुल्य उत्सर्जन तीव्रता वाला स्टील होना चाहिए। यानी 2.2 टन से कम होना चाहिए स्टील में कार्बन उत्सर्जन की क्षमता। तीन स्तर पर ग्रीन स्टील की स्टार रेटिंग दी जाती है। नंबर 1, 5 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील, उत्सर्जन तीव्रता 1.6 टन से कम, ये 5 स्टार में शामिल है। 4 स्टार में उत्सर्जन तीव्रता 1.6 से लेकर 2.0 टन तक होना चाहिए। 3 स्टार में उत्सर्जन तीव्रता 2.0 से लेकर 2.2 टन के बीच होना चाहिए। पहले में 1.6 होना चाहिए, दूसरे में 1.6 से 2.0, तीसरे में 2.0 से 2.2 के बीच होना चाहिए। और ये ध्यान रखें, ग्रीन टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो ये स्टील में कार्बन की मात्रा, उसके उत्सर्जन की मात्रा से संबंधित है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर, ये आपने अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में बहुत सुना होगा। CBPA कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या सेवा है जो विभिन्न देशों के बीच होने वाली वित्तीय लेन देन को सुगम बनाता है। तो CBPA क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सेवाओं को जो विभिन्न देशों में की जाती है उसको लेन देन को सुगम बनाता है। भुगतान एग्रीगेटर में क्या क्या शामिल है? कौन शामिल है? ये एक थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता है जो ग्राहकों के लिए ऑनलाइन भुगतान भेजना और प्राप्त करना है। यानी कि एक भेजने वाला है, ये बीच में पेमेंट एग्रीगेटर है, और ये रिसीवर है। पेमेंट भेजने के लिए हमें यहाँ जाना है और यहाँ से पेमेंट डायरेक्ट रिसीवर के पास चला जाएगा। ये ग्राहकों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्डलेस EMI, UPI, बैंक ट्रांसफ़र, ई-वॉलेट और ई-मैंडेट जैसे विभिन्न भुगतान विधियों को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। पेमेंट एग्रीगेटर कौन कौन से हमारे पास? तो पेपल है, अमेजोन पे है, और भी अन्य हैं जो भुगतान एग्रीगेटर के रूप में शामिल किए जाते हैं। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एस्काइडो जो कंपनी है को CBPA के माध्यम से RBI द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसके माध्यम से वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आप कर सकते हैं। कौन सी कंपनी है? तो एस्काइडो कंपनी है जो RBI ने उसको स्वीकृति दी है CBPA के लिए। एंटिटी लॉकर, जैसे डिजी लॉकर था हमारे पास, उसी प्रकार से एक एंटिटी लॉकर है। डिजी लॉकर की सफलता के आधार पर सरकार द्वारा एंटिटी लॉकर नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया गया है। मिटी जो हमारी संस्था है, मंत्रालय है, के तहत ई-गवर्नेंस प्रभाग NEGD द्वारा विकसित किया गया है। उद्देश्य व्यावसायिक एवं संगठनात्मक दस्तावेजों को जो बिजनेस से रिलेटेड है या अन्य ऑर्गेनाइजेशन है से रिलेटेड दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन या रिवेरिफिकेशन करना या उनका मैनेजमेंट करना को सुव्यवस्थित करना एंटिटी लॉकर में किया जा सकता है आराम से। जैसे हम अभी डिजी लॉकर में अपने एजुकेशन पर्पज़ के जैसे मार्कशीट, डिग्रियाँ वगैरह संभाल के रख सकते हैं, उसी तरीके से ये एंटिटी लॉकर भी है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के 10 वर्ष पूरे हुए। जो 10 वर्ष पूरे हुए, 15 वर्ष पूरे हुए, 50 वर्ष पूरे हुए, 100 वर्ष पूरे हुए, तो उनका ध्यान रखना, वो कई बार पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेटी पढ़ाओ व बेटी बचाओ के 10 वर्ष पूरे हुए। ये पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। ये कब शुरू किया गया था? 2015 को शुरू किया गया था पानीपत से।
मंत्रालय केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तीन संस्थाएं इसमें हैं, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसमें संयुक्त रूप से शामिल है। उद्देश्य क्या है इसके? लिंग आधारित चयन पर रोकथाम, यानी कि जो जहाँ पे लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता है तो वहाँ पे पहले गर्भावस्था में ही लिंग की जांच कर ली जाती है और फिर उनकी हत्या की जाती है। तो लिंग आधारित चयन पर रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना व अधिकारों की रक्षा करना। कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स देख लेते हैं वन लाइनर में। टाटा लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में कौन सा कार्ड लॉन्च किया है? टाटा लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में कौन सा कार्ड लॉन्च किया है? तो शुभ मुहूर्त कार्ड टाटा इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये लद्दाख में आयोजित किए जाएंगे। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। हाल ही में किस शहर के नारियल तेल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? तो निकोबार। हाल ही में किस शहर के नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है? तो निकोबार। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, या आप केरल या कर्नाटक या साउथ के कोई राज्य आप लगा सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हाँ हाल ही में किस शहर के नारियल तेल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपको निकोबार हो जाएगा। भारत में नए रामसर स्थल, तमिलनाडु में 2, जबकि सिक्किम और झारखंड में एक रामसर स्थल हैं। तमिलनाडु में 2 बने, अभी मतलब खोजे गए हैं तो और भी, लेकिन अभी की बात की जा रही है। जबकि सिक्किम और झारखंड में, ये आप ध्यान रखना कि सिक्किम और झारखंड में अब एकमात्र एक रामसर स्थल बने हैं। सिक्किम व झारखंड में अब एकमात्र रामसर स्थल होगा, पहले नहीं था, अब हो जाएगा। भारत में अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ 85 से बढ़कर 89 हो गई हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कितनी हो गई हैं? अब 85 से बढ़कर 89 हो गई हैं। एशिया में भारत के पास सर्वाधिक रामसर स्थल हो गए हैं। विश्व भर में टोटल रामसर स्थल 2529 हैं। विश्व भर में टोटल रामसर स्थल 2025 हैं। उत्तराखंड 176, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम 176, मैक्सिको 144 और उसके बाद भारत विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है। तमिलनाडु पहले स्थान पर है रामसर स्थल में। और यहाँ कौन कौन से पाए गए हैं पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पहले जो 2 बताया गया है तो उनमें से सकराकोटई पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा थेरनथंगल पक्षी अभ्यारण्य। सिक्किम में कौन सा है? तो खेजेओपलरी वेटलैंड, जिसे सोजोसो के नाम से भी जाना जाता है, और झारखंड में उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। ये नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार पूछा जा सके, क्योंकि ये पहली बार बनाए गए हैं और इनके नाम भी थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। सिक्किम में खेजेओपलरी वेटलैंड और झारखंड में उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। वेटलैंड अंतर सरकारी संधि है जो 1971 के ईरान के रामसर शहर में आयोजित किया गया था। 1975 से इसे लागू किया गया और भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ। भारत में क्या स्थिति है रामसर स्थल की? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 20 हैं। एरिया में जो सबसे ज़्यादा एरिया रामसर स्थल के पास किसमें है? तो पश्चिम बंगाल के पास है। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन है। सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका झील है। और सबसे पुराना रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा में और केवलादेव राजस्थान में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जॉर्जिया आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त किया गया है। तो WHO द्वारा जॉर्जिया आधिकारिक तौर पर मलेरिया को मुक्त देश घोषित किया गया है। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप GPAP 7 नए सदस्य अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप के सदस्य। 2018 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसकी स्थापना प्लास्टिक कचरे और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से इसको लाया गया है। भारत इस समूह का सदस्य नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि कहीं पूछ ले कि GPAP का सदस्य भारत है, नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है, किंतु महाराष्ट्र राज्य इसका सदस्य बना हुआ है। गुलियन बेरे सिंड्रोम, महाराष्ट्र में गुलियन बेरे सिंड्रोम से पहली मौत हो गई है। ये एक दुर्लभ स्वप्रतिरक्षी रोग ऑटो इम्यूने डिसीज़ है। इसे डिसऑटोनोमिया भी कहा जाता है, जो तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है। तो आप ध्यान रखिएगा कि गुलियन बेरे सिंड्रोम क्या है। तो ये एक स्वप्रतिरक्षा रोग से संबंधित है। इसे डिसऑटोनोमिया भी कहा जाता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। लेजिमा लोक नृत्य
छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म छावा अभी जो बनाया जा रहा है विक्की कौशल के द्वारा, इसमें अभिनय किया जा रहा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म छावा में लेजिम लोक नृत्य को लेकर मराठा समुदाय द्वारा आपत्ति जताई गई है। लेजिम एक छोटा संगीत वाद्य यंत्र है। लेजिम क्या है, तो ये आप ध्यान ये रखना है, ये नहीं कि क्या है नहीं है, ये ध्यान रखना है कि लेजिम क्या है। लेजिम एक छोटा वाद्य संगीत यंत्र है। लेजिम लोक नृत्य के प्रकार हैं। इसे मिलिट्री लेजिम, ताल, थेक्या और सामान्य जन्य जानने न्याय जननन के नाम से भी जाना जाता है। पता नहीं क्या क्या नाम है। संभाजी कौन थे? ये शिवाजी के बड़े पुत्र औरंगजेब के समकालीन थे। 1668 से 1707। 1689 में मुगलों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव, पश्मीना शॉल से आपको याद आ गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल द्वारा भारत के सहयोग से पहले अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन कर रहा है। कौन कर रहा है? तो नेपाल कर रहा है। उद्देश्य पश्मीना की विशिष्टता, गुणवत्ता और पारंपरिक हस्तकला को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है। क्या उद्देश्य इसका? पश्मीना की विशिष्ट गुणवत्ता और पारंपरिक हस्तकला को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है। जीआई टैग प्राप्त है, आपको पता ही होगा। भारत आधारिक तौर पर यूरोड्रोन में शामिल हो गया है। भारत आधिकारिक रूप से यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। यूरोड्रोन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस MALE रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS है। मुख्यतः यूरोपीय रक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। यूरोप के 4 प्रमुख देशों की पहल है: जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। तथ्य: हाल ही में भारत के 2 शहरों को वेटलैंड में शामिल किया गया है। वेटलैंड सिटी के तौर पर मान्यता दी गई है, तो वह है इंदौर और उदयपुर। तो इसी के साथ जनवरी 2025 की करंट अफेयर जो पूरी करा दी गई है आपको समाप्त होती है। और नेक्स्ट करंट अफेयर मैं आपके लिए नवंबर की लेके आऊँगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर इसमें कुछ संशोधन करना है, कुछ बदलाव करना है, तो वो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।